इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस 2020-21 का। जी हाँ, देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपका सिलेबस जो है फर्स्ट टाइम तो जो है अप्रैल 2020 के अंदर ही चेंज हो गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान जो है आप स्कूल नहीं जा पाए हो लॉकडाउन में। ठीक है, आपके 4 से 5 महीने हो गए हैं घर बैठे बैठे, और आपका इस प्रकार से सीबीएसई ने फैसला लिया है कि आपका 30% सिलेबस हम डिलीट कर देते हैं, जिससे आप आसानी से आपका अपना जो है ऑनलाइन या आप अपना थोड़ा बहुत ऑफलाइन जो है कर सको, अपना केवल थोड़ा से सिलेबस में ही आप अपना काम चला सको इस साल। ठीक है, तो केवल ये इस साल के लिए करा गया है 30% सिलेबस जो डिलीट करा है कोविड-19 महामारी के दौरान। ठीक है, सभी सब्जेक्टों के सिलेबस डिलीट करे गए हैं, लेकिन अब आपके अंदर ये कंफ्यूजन है कि अब आपका 30% सिलेबस डिलीट तो हो गया, आपको ये पता है। ठीक है, लेकिन अब आपको बचे हुए इस सिलेबस में, यानी कि 30% जब सिलेबस आपका डिलीट हो गया, अब आपको क्या क्या पढ़ना होगा। ठीक है, पहले तो अप्रैल 2020 के अंदर आपका सिलेबस चेंज हुआ, जैसा कि आप सभी को पता होगा। फिर जो है उसके बाद एक इन्होंने कैंची लगाई जो 30% सिलेबस कोविड-19 महामारी के दौरान, तो ये आपका जो सिलेबस 2 बार चेंज हो गया, जिसे हम रीचेंज कह सकते हैं। यानी कि एक बार चेंज हो गया वो तो चेंज है, और दोबारा चेंज हुआ तो हम रीचेंज कह सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में रीचेंज सिलेबस बताने वाला हूं 2020 और 21 का पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ रफ्तार और विस्तार के साथ। आप देख रहे हैं थैंक्स टू पॉलिटी, मेरा नाम है आशीष गौतम। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दोनों किताबों के नाम बता देता हूं। ठीक है, हमारी फर्स्ट बुक का नाम है, जिसे पार्ट ए के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट बुक का नाम है आपका कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि इसे हिंदी में हम समकालीन विश्व राजनीति बोलते हैं, जो आपकी फर्स्ट बुक है। सेकंड किताब का नाम है, देखिए दोस्तों, आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, जिसे आप पार्ट बी के किताब के नाम से भी जानते हो। यह आपकी सेकंड किताब है, जिसे हम हिंदी में स्वतंत्र भारत में राजनीति के नाम से जानते हैं। इस किताब के नाम को स्वतंत्र भारत में राजनीति। ठीक है, दोनों किताबों के अंदर जो है 6-6 चैप्टर इंक्लूड करे गए हैं। इस साल केवल कोविड-19 महामारी के दौरान आपका सिलेबस जो है 30% डिलीट कर दिया, और पहले से ही सिलेबस चेंज हो गया था। मैं आपको बता दूं, 2019 के जो स्टूडेंट थे उनको देखिए बच्चों, उनको 9 चैप्टर करने होते थे, लेकिन आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, एक अच्छा अवसर मिला है, मतलब कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि आपके जो सिलेबस जो है इतना घट गया है कि आप आसानी से आप पढ़ सकते हो और अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि आपके 9 चैप्टर थे दोनों किताबों में, जो आप घटाकर जो है 6-6 चैप्टर कर दिए हैं, और उन चैप्टरों के अंदर जो है टॉपिक भी बहुत सारे हटाए हैं उन 6-6 चैप्टरों में भी। ठीक है, तो जान लेते हैं। हमारी फर्स्ट बुक का नाम है कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसे हम हिंदी में समकालीन विश्व राजनीति कहते हैं। अब हम जानते हैं कि समकालीन विश्व राजनीति वाली किताब में आपके कितने चैप्टरों के नामों में कितने कितने मार्क्स का आएगा, और उन चैप्टरों का नाम क्या क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, टोटल चैप्टर आपके 6 हैं, फर्स्ट बुक के अंदर भी और सेकंड बुक के अंदर भी। पिछली बार जो है ये 9 चैप्टर हुआ करते थे, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। मैं इस वीडियो में देखिए दोस्तों आपको अंतर नहीं बताऊंगा, तुलना नहीं करूंगा कि पिछला सिलेबस आपका क्या था और इस बार आपका क्या इन्होंने चेंज करा है। अगर ऐसे बताऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं इस वीडियो में केवल आपको यह बताऊंगा कि आप जो है इस साल 2020 और 21 में, ठीक है, आप 2021 में आप अपना बोर्ड का एग्जाम दोगे तो आपको क्या पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में, जो आपका सिलेबस में सीबीएसई ने अलाउ करा है, यानी कि अनुमति दी है कि आपको यही पढ़ना है सिलेबस में जो लगा हुआ है। ठीक है, मैं तुलना नहीं करूंगा, अंतर नहीं करवाऊंगा कि आपका पहले चैप्टर का नाम ये था जो अब ये हो गया है, या पहले सिलेबस के अंदर ये टॉपिक थे अब जो हट गए हैं। ऐसे बताऊंगा तो डिस्प्यूट हो जाएगा, विवादित बन जाएगा और आप डिस्टर्ब होगे इससे। ठीक है, क्योंकि आपका पुराने से आपको मतलब क्या है। तो देखिए, मैंने आपको बताया फर्स्ट चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसमें से 6 नंबर का पूछा जाएगा। 6 नंबर का मतलब ऐसे मत समझ लेना कि डायरेक्ट 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं, एक नंबर का करके भी 6 क्वेश्चन पूछ लेंगे, या 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन भी पूछ लेंगे 6 नंबर जब पूरे कर लेंगे, या 4 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछ लिया, 2 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसे भी सीबीएसई 6 नंबर आपके कर लेगी। यानी कि किसी भी चैप्टर में जिसमें मैं बता रहा हूँ इतने मार्क्स का पूछा जाएगा, तो उन्हें टोटल मार्क्स करने हैं, चाहे वो तोड़ के करें चाहे एक साथ पूरे भर दें, यानी कि क्वेश्चन आपको दे दें क्वेश्चन पेपर में। तो आपका सेकंड चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें आपका 8 नंबर का पूछा जाना है। देखिए, दोनों किताबों में जो सबसे बड़ा चैप्टर आपको लगेगा, जिसमें सबसे बड़ी आपकी मेहनत लगेगी, वो है दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें से 8 नंबर का आने वाला है सत्ता के नए केंद्र, जिसमें से भी 8 नंबर का आने वाला है। चौथे चैप्टर का नाम है दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व, जिसमें से 6 नंबर का आने वाला है। 5वां चैप्टर है संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, जिसमें से 6 नंबर का ही आने वाला है।
वैश्वीकरण जो आपका छठा चैप्टर, लास्ट चैप्टर, जिसमें से भी 6 नंबर का आने वाला है। इस प्रकार से आपका 6 + 8 + 8, 6 + 6 + 6 बराबर हुए आपके 40 मार्क्स, यानी कि फर्स्ट बुक आपकी 40 मार्क्स की आने वाली है। टोटल मार्क्स हुए फर्स्ट बुक के 40 मार्क्स। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड बुक की तरफ, इसमें आपके कितने चैप्टर हैं, कितने कितने मार्क्स के आएंगे। ठीक है, तो आपकी सेकंड किताब, यानी कि जिसे पार्ट बी के नाम से आप जानते हो, इस किताब का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति। आप फर्स्ट बुक में जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हो, या तो यूं कह सकते हो, और सेकंड किताब के अंदर आप इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ सकते हो। बच्चों ने इसका नाम जो है ऐसे याद रखते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स की किताब लानी है या इंडियन पॉलिटिक्स की किताब लानी है स्कूल में या कोचिंग में, जहां भी बच्चे लाते हैं। ठीक है, अपने टीचर से ऐसे कहते हैं। तो देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का, सेकंड किताब का फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। तो हम यहां पर हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है, देखिए दोस्तों, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें से आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा। सेकंड चैप्टर का नाम है नियोजित विकास, जिसमें से आपका 4 नंबर का पूछा जाएगा। अब आप कहोगे 4 नंबर तो बहुत ही कम हो गए, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने जैसे कि आपको बताया, आपका 30% जो सिलेबस डिलीट करा गया है। बहुत सारे तो चैप्टर डिलीट करे हैं इन्होंने, लेकिन बहुत सारे जो हैं चैप्टरों के अंदर जो टॉपिक थे वो भी डिलीट करे हैं। इसलिए ये चैप्टर जो है नियोजित विकास वाला चैप्टर भी पहले ज़्यादा नंबर का होता था, लेकिन कोविड-19 महामारी के दौरान जो है इसमें से बहुत सारे टॉपिक हटाए गए हैं, इसलिए जो घटकर ये 4-4 नंबर के 2 चैप्टर बना दिए हैं सीबीएसई ने इस बार केवल। तो देखिए आपका सेकंड चैप्टर का नाम आपको याद रहेगा, नियोजित विकास, 4 नंबर का पूछा जाएगा। तीसरा चैप्टर है जो है आपका भारत के विदेश संबंध, बहुत ही अच्छा चैप्टर मानता हूं, जिसमें से आपका 4 नंबर का पूछा जाने वाला है। चौथा चैप्टर है आपका भारत में दल और दलीय व्यवस्था, जिसमें से आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा। पांचवा चैप्टर है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, जिसमें से भी आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा। छठा चैप्टर है आपका भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियां और विकास, जिसमें से आपका 8 नंबर का पूछा जाएगा। इस प्रकार से 8 + 4 + 4, 8 + 8 + 8 हुए बराबर 40, और इस प्रकार से हमारी सेकंड किताब भी हुई 40 नंबर की, यानी कि हम यूं कह सकते हैं 40 नंबर की सेकंड किताब, 40 नंबर की फर्स्ट किताब बराबर हुए 80, और 80 नंबर का आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा, और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस प्रकार से आपका 100 नंबर का ग्रैंड टोटल बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं किस चैप्टर के अंदर आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, आपको जो है ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। ये तो चैप्टर के आपने नाम जान लिए, जो चैप्टर के नए नाम चेंज करे हैं सीबीएसई ने, वो आपने अच्छी तरह से जान लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आपको ये जरूर बता दूं कि आपको जो आपकी एनसीईआरटी आप किताब से ज्यादातर पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी की किताब ना तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे अभी अपडेटेड वर्जन आपको देखने के लिए मिलेगा। अपडेटेड का मतलब ये है कि 2020 की उन्होंने किताब तो छाप दी है 2020 और 21 के सीजन के लिए, लेकिन वो किताबें तो देखिए दोस्तों आपकी अप्रैल में ही छप जाती हैं, अप्रैल में ही पब्लिश हो जाती हैं। अब उन किताबों को सीबीएसई का जब सिलेबस घट चुका है तो उन्हें दोबारा नहीं छापेगा आपके सिलेबस के लिए। आपको वहीं पे जो है इस वीडियो के माध्यम से अपनी कॉपी में इस सिलेबस को अच्छी तरह से लिख लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, पर्टिकुलर किस चैप्टर में से आप कौन सा टॉपिक आपका पूछा जाएगा, क्या क्या आप पढ़ोगे, उस चैप्टर के सिलेबस के इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे, उन सभी टॉपिकों को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और एनसीईआरटी के अंदर जितना भी आपके चीज़ें दे रखे हैं उसमें से -+ आपको खुद करना होगा। ठीक है, तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना जब वीडियो ये समाप्त होगी। तो चलिए जान लेते हैं हम फर्स्ट बुक के अंदर आप कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे। तो फर्स्ट बुक में आपका फर्स्ट चैप्टर है, पहले तो हम फर्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है शीत युद्ध और गुटनिरपेक्ष आंदोलन। इसमें आप पढ़ोगे 2 पावर ब्लॉकर। 2 पावर ब्लॉकर एक कारण बना था शीत युद्ध होने का, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा शीत युद्ध के दौरान जो है हमारी 2 विचारधाराएं थी, 2 सुपर पावर थी या 2 महाशक्तियां थी। एक महाशक्ति का नाम यूएसए और दूसरी महाशक्ति का नाम यूएसएसआर, जिसे आप सोवियत संघ रूस भी कहते हो। ठीक है, इसे एक हम कह सकते हैं पूंजीवादी गुट, एक हम कह सकते हैं समाजवादी गुट। ये 2 ध्रुव थे और इन 2 ध्रुवों के अंदर ही जो है तनाव चल रहा था। किसको लेकर जी? विचारधाराओं को लेकर आपसी तनवन रहा, जिसे ही हमने शीत युद्ध कह दिया, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं हुआ। अब यहाँ पर मैं चैप्टर नहीं समझा सकता आपको, सो सॉरी। तो लेकिन मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैं एक्सप्लेनिंग करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसमें आप पढ़ोगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व क्या है, ये सारी चीज़ मुख्य रूप से आप इसमें केवल ये पढ़ते हो, 2 ध्रुवीयता और गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्भव क्यों हुआ। ठीक है, क्या जरूरत थी, संस्थापक नेताओं ने उसका उद्भव क्यों किया। इसके लिए आपकी टोटल 18 क्लास लगेंगी। ठीक है, 18 से कम में भी आप कर दोगे वैसे तो, इसे जहां तक है। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड चैप्टर की तरफ, जो हमारी दोनों किताबों में सबसे बड़ा चैप्टर मानता हूं और सबसे ज्यादा कंटेंट आपका इस चैप्टर में है, 2 ध्रुवीयता का अंत, जिसकी आपकी 18 क्लास होंगी। इसमें नंबर 1 आप पढ़ोगे सोवियत संघ। सोवियत संघ की पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ोगे, उसके अंदर क्या उसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, उसकी क्या मतलब कि
हम यूँ कह सकते हैं किस प्रकार से वो टूटने का कारण बना, किस प्रकार से वो टूट गया। इसमें आप जानोगे यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसमें आप जानोगे इस चैप्टर में मध्य पूर्व संकट में अफगानिस्तान और खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध के बारे में आप चर्चा करोगे। अफगानिस्तान युद्ध का अगर कोई बच्चा डीपली पढ़ा होगा तो अफगानिस्तान युद्ध को उस बच्चे ने फर्स्ट चैप्टर में भी आप पढ़ लोगे। जब आप शीत युद्ध के दायरे वाला एक क्वेश्चन कंप्लीट करते हो तो आपको अफगानिस्तान युद्ध भी आपको पढ़ना होता है, जिसमें आप वहीं पे अगर अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो आपको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। खाड़ी युद्ध, खाड़ी युद्ध का मतलब है इराक ने कुवैत पर जब आक्रमण करा तो इसे ही हम खाड़ी युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे गल्फ वॉर कहते हैं। खाड़ी युद्ध पढ़ोगे इसमें आप। लोकतंत्रीकरण राजनीति पढ़ोगे इसमें, लोकतांत्रिक राजनीति, यानी लोकतांत्रिक राजनीति का मतलब क्या है कि हमारा जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर की फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यानी कि जिसे आप सोवियत संघ रूस गणराज्य के नाम से बोलते हो, सोवियत संघ रूस कह सकता हूं मैं। तो सोवियत संघ रूस के अंदर किस प्रकार की पॉलिटिकल डेमोक्रेसी थी वो आप इसके अंदर स्टडी करोगे। जब आप सोवियत संघ का पूरा हिस्टोरिकल हिस्ट्री जानोगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और उसका किस प्रकार से विघटन हो गया, जैसे कि आपको पता है कि रूस को हटा के जो है 14 अलग राज्य बनाकर एक यूएसएसआर एक संगठन था, एक ऐसा देश था जिसके अंदर 14 गणराज्य थे और रूस तो था ही था उसके साथ साथ, यानी कि 14 प्लस एक टोटल 15 गणराज्यों को मिलाकर पूरे सोवियत संघ रूस का निर्माण हुआ था, जिसे हमने सोवियत संघ रूस कहा था, ठीक है। तो सोवियत संघ रूस का जैसे कि आपको पता है क्रिसमस के दिन यानी कि 25 दिसंबर 1991 के दिन जो है विघटन हो गया, यानी कि मिखाइल गोर्बाचेव जो वहाँ के नेता थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद वहाँ का विघटन कर दिया। विघटन होने के बाद जो है उन सभी कंट्रियों ने मिलकर ये चाहा कि हम एक ऐसे कंट्री यूएसएसआर से तो अब हम आज़ाद हो गए, हम एक एक कंट्री आज़ाद हैं, लेकिन हम जो है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, आर्थिक रूप से अपने मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए, गरीबी से बेहतर बनने के लिए जो हम जो है एक अच्छा ग्रुप बना लेते हैं, जिससे इन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसे हमने CIS बनाया। CIS का मतलब है कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट, यानी कि स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रमंडल, यानी कि जो सोवियत संघ से जो देश आज़ाद हुए थे उस दौरान उन आज़ाद देशों ने अपना एक ग्रुप बनाया जिसे हमने कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट बोला, यानी कि ये सभी राज्य स्वतंत्र हैं और उनका एक मंडल है या ग्रुप है जिसे हमने CIS जाना। ये CIS जो है नया टॉपिक डाला है CBSE ने इस बार, और इसी के साथ साथ जानोगे आप इसमें 21वीं सदी का अरब विद्रोह, ठीक है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है अरब विद्रोह की। तो 21वीं सदी के अंदर जो अरब स्प्रिंग के नाम से भी इसे जानते हैं, अरब स्प्रिंग या अरब विद्रोह, ठीक है। हमारा तीसरा चैप्टर है सत्ता के नए केंद्र। इसमें आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ोगे। ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे इसमें आप नंबर 1 यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है नया टॉपिक डाला है CBSE ने। इसमें आप नेशन के बारे में पढ़ोगे, यानी कि इन कंट्रियों के बारे में जानोगे। रूस क्या है, रूस का संबंध किस प्रकार से है, रूस की आइडियोलॉजी क्या है, रूस कौन कौन से डिप्लोमेसी रिलेशनशिप भारत के साथ उन्होंने बना रखे हैं, रूस का मतलब कि क्या उसकी विशेषताएं हैं, कैसे वो अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ कर रहा है, वो सारी चीज़ आप सभी कंट्रियों के बारे में जानोगे, जितनी भी यहाँ कंट्रियाँ लिखी हुई हैं, रूस, चाइना और इजराइल, और इनके साथ साथ भारत के क्या रिलेशनशिप हैं ये जानोगे, जिसके लिए आपकी 16 क्लास लगने वाली हैं। चौथे चैप्टर की तरफ हम बात करें तो इसमें आप जानोगे दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व, यानी कि जो भारत और भारत के पड़ोसी देश हैं उसके अंदर किस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। तो इसमें आप जानोगे दक्षिण एशिया में शांति और लोकतंत्रीकरण के लिए जो हमारा प्रयास रहा, जो संघर्ष हुआ, वो कहाँ कहाँ चला, उन कंट्रियों में आप पूरी हिस्ट्री जानोगे, उन कंट्रियों में क्या क्या संघर्ष रहा, क्या क्या प्रयास रहा शांति के लिए, लोकतंत्रीकरण के लिए, यानी कि जनता ने लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए जो दक्षिण एशिया वाला पार्ट है। देखिए याद रखिएगा दक्षिण एशिया का मतलब क्या है। भारत के अंदर जो आप मैप देखते हो, वर्ल्ड मैप को जब आप भारत में देखते हो तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उस वाले मैप को अगर हम एक वर्ल्ड मैप के नज़रिए से देखेंगे तो हमारा जो भारत और भारत के पड़ोसी देश वाला जो हिस्सा कहलाएगा उसे हम दक्षिण एशिया का मैप कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। तो दक्षिण एशिया में शांति और लोकतंत्रीकरण के लिए जो लोग बागों ने जो संघर्ष करे, बहुत सारे प्रयास करे, जिसमें पाकिस्तान के अंदर क्या से लोकतंत्रीकरण के लिए संघर्ष किया गया, शांति हमेशा विफल रहती है, जैसा कि पाकिस्तान में आपको पता होगा, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, मालदीव जो है आपका भारत के नीचे है मैप में। जब आप देखोगे तमिलनाडु, केरला के बिल्कुल मतलब कि बहुत नीचे जब आप देखोगे, बहुत ही छोटा सा मालदीव देश है जो आपको मैप में नहीं देखने के लिए मिलता होगा, कम ही देखने के लिए मिलता होगा, जिसकी आपकी 16 क्लास होंगी। 5वें चैप्टर का नाम है संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, जिसमें आप पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरी क्या होती है, यानी कि कोई भी संगठन किन किन सिद्धांतों पर चलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियों के बारे में जानोगे। प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी CBSE ने पढ़ाने के लिए आपको कहा है, या टीचरों को पढ़ाने के लिए कहा है, सॉरी, और आपको पढ़ने के लिए कहा है। तो उसमें एजेंसियां हैं यूनेस्को,
यूनिसेफ, अगला है आपका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगली आप ऑर्गेनाइजेशन पढ़ोगे ILO। ILO नया टॉपिक डाला है CBSE ने इस बार। ILO का मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के साथ साथ आप पढ़ोगे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसमें आप कहते हो कि वीटो पावर जो है 5 देशों को प्राप्त है, जैसा कि आपको पता होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो यूनाइटेड नेशन का एक जो है बहुत ही मुख्य अंग है जिसे आप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हो। इसे शॉर्ट फॉर्म में, जैसे WHO को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, ऐसे ही इसका एक शॉर्ट फॉर्म में नाम है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में UNSC बोलते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें इसकी विस्तार की आवश्यकता क्या है, यानी कि इसमें आप पढ़ते हो मुख्य रूप से कि भारत को भी स्थायी सदस्यता या वीटो की शक्ति जो है कैसे मिले, और जो मिलनी जरूरी भी है। तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार होना चाहिए, उसकी महत्वाकांक्षा क्या है, वो सारी चीज़ आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, जिसके लिए आपके टीचर जो हैं आपको 12 क्लास देंगे। आपका छठा चैप्टर है वैश्वीकरण। इसमें आप पढ़ोगे वैश्वीकरण का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, यानी कि इसमें आप मुख्य रूप से पढ़ोगे घटक, और इसकी ऊपर बहस क्या है इंटरनेशनल लेवल की। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण जो चैप्टर में जो घटक वाला जो पोर्शन है, इसमें आप घटक ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता हूं कि घटक से ही ज्यादातर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार से आपको फर्स्ट किताब खत्म करने के लिए टोटल 90 क्लास देनी होंगी, मिनिमम और मैक्सिमम। देखिए मिनिमम तो बहुत कम में भी टीचर करा देते हैं, पर वह इतनी तो आपको लगभग इसके एवरेज में तो लेनी होंगी। 90 हैं तो आपका जो है ज़्यादा 75 में काम चला सकते हो, लेकिन इतना नहीं कि आप 15 दिन में ही ख़त्म कर दो या 1 महीने में ही, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। टोटल क्लास फर्स्ट किताब के लिए आपको 90 क्लास लेनी होंगी, यानी कि 1 घंटे की 1 क्लास है, तो इस प्रकार से 90 घंटे आपको 90 घंटे में आपकी फर्स्ट किताब खत्म होने वाली है, अगर आप अच्छी तरह से सीरियस होकर स्टडी करोगे तो। अब सेकंड किताब की तरफ हम रुक कर लेते हैं। तो सेकंड किताब का नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी कि जिसे हम सेकंड किताब के नाम से जानते हैं, पार्ट वी के नाम से। इस किताब का इंग्लिश में नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारे नए टॉपिक डाले गए हैं और कंटेंट भी बहुत सारा है, हम यूं कह सकते हैं। इसमें आप जानोगे राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र की जरूरत क्यों पड़ती है, राष्ट्र निर्माण के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान रहा, वो जानोगे आप इसमें, इस चैप्टर के अंदर। इसी के साथ साथ आप इसमें जानोगे राज्यों का एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या योगदान रहा, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस प्रकार से एकीकरण किया, वो सारी हिस्ट्री आप इसमें जानने वाले हो। आप इसमें जानोगे विभाजन की विरासत, यानी कि विभाजन जो है, देखिए जैसे कि आपको पता होगा, बहुत से कहते हैं विभाजन जो है हमें विरासत में मिला है। विरासत का मतलब है कि हमें पहले से ही हमें चीज़ें जो निर्धारित होती हैं, यानी कि देन जो होती हैं किसी की, तो हम उसे विरासत कह देते हैं। तो विभाजन की जो विरासत थी उससे हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिली। नंबर 1 प्रॉब्लम जो है शरणार्थी। शरणार्थी का अर्थ क्या होता है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन बच्चा जो है सीरियस होकर 12th में अच्छे मार्क्स लाने की सोच के बैठा है, कि मेरे जो है अच्छे मार्क्स बने, और या यूं मैं कहूँ आप सीरियस होकर इस वीडियो को देख रहे हो, तो शरणार्थी का अर्थ बताना। ठीक है, मैं जानना चाहूंगा कि शरणार्थी का अर्थ कौन कौन स्टूडेंट बताएंगे। इस वीडियो का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। इसमें आप पढ़ोगे पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब आपको पता ही होगा। पुनर्वास का मतलब है कि जब हम एक देश से या किसी क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में बसते हैं जाके, तो उसमें हमें दोबारे से बसना कह देते हैं, हम दोबारा से वहां पे निवास कर रहे हैं, यानी कि पुनर्वास। इसमें आप पढ़ोगे कश्मीर मुद्दा। कश्मीर मुद्दा जो है इसमें पढ़ोगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक मानता हूं जो दिया है। इसमें आप पढ़ोगे राष्ट्र निर्माण के अंदर जो है नेहरू जी की दृष्टिकोण क्या था, नेहरू की आइडियोलॉजी क्या थी, नेहरू जी हैं उन्होंने किस तरह से देश को चलाया स्वतंत्रता के बाद, वो सारी चीज़ जो है आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। इसके अंदर आप पढ़ोगे इसी के साथ साथ भाषा, यानी कि लैंग्वेज के आधार पे जो है राज्यों का भाषाई संगठन जो बना था, उसमें राजनीतिक संघर्ष क्या क्या रहा। इसमें आप मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की हिस्ट्री पढ़ोगे पूरी, जिसके आपकी टोटल 20 क्लास होंगी। ठीक है, 20 क्लास जो है, देखिए दोस्तों हाईएस्ट क्लास है, हम यूं भी कह सकते हैं 2 ध्रुवीयता के अंत के बाद जो आपका लंबा चैप्टर है, या उसी के जितना जो लंबा चैप्टर है। देखिए दोस्तों, आपका पहला चैप्टर लंबा है, जो आपका सेकंड किताब का पहला चैप्टर है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। सेकंड चैप्टर की तरफ हम रुक करें, मैं किताब शब्द बोल रहा था, सॉरी, सेकंड चैप्टर की तरफ हम रुक करें सेकंड बुक का, तो जिस सेकंड चैप्टर का नाम है नियोजित विकास। इसके अंदर देखिए आप पढ़ोगे केवल 2 टॉपिक, जिसमें से 30% सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक इसके हटा दिए थे, लेकिन ये टॉपिक इन्होंने छेड़ या हम यूँ कह सकें बचा दिए हैं, आपको दया करके, कि भाई ज़्यादा जो हमारे चैप्टर हैं वो डिलीट हो जाएंगे, वरना दिक्कत होगी। तो उसमें नियोजित विकास में आप मुख्य रूप से जो नया टॉपिक इन्होंने डाला है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे
राष्ट्रीय विकास परिषद को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से भी जानते हैं, एनडीसी के नाम से भी, ठीक है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद कैसे काम करता है, ये क्या है, इसके बारे में आप जानोगे। नीति आयोग की प्रकृति को बदलना, इसमें आप जानोगे नीति आयोग का महत्वाकांक्षा, उसे मतलब कि उसका प्रोसीजर क्यों बदलने की जरूरत है, नीति आयोग को हमें उसका नेचर को क्यों बदलना चाहिए, वो सारी चीज़ आप इसमें जानोगे। इस चैप्टर में पहले योजना आयोग लगा हुआ था, जैसे कि आपको पता है योजना आयोग जो है 2014 तक था, 1950 से लेकर 2014 तक, लेकिन अब इसका नाम जो है चेंज करके नीति आयोग कर दिया है। सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का मैं आपको दे रहा हूं, जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको बताना, नीति की फुल फॉर्म बताइए। आयोग तो पता है, यानी कि नीति कमीशन भी आप बोल सकते हो, पर नीति आयोग इसे बोला जाता है, ठीक है। तो नीति NITI की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना। मैं देखना चाहता हूं कि कौन बच्चा जो है सीरियस होकर पढ़ाई कर रहा है, जिसकी आपकी टोटल जो है 4 क्लास आपकी बच्चों लगने वाली हैं। अगले चैप्टर की तरफ हम रुख करें, जिसमें है आपका भारत के विदेश संबंध, इंडियन फॉरेन रिलेशनशिप, यानी कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं क्या है। इसमें आप पढ़ोगे भारत की विदेश नीति का सिद्धांत क्या है, नंबर 1। इसमें आप पढ़ोगे भारत के और भारत अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है इन कंट्रियों के साथ कैसे हैं। नंबर 1 आप पढ़ोगे अमेरिका के साथ भारत के साथ संबंध अच्छे कैसे हैं, कैसे बन सकते हैं और अच्छे, वो सारी चीज़ आप इसमें पढ़ोगे। रूस का पढ़ोगे, रूस के साथ भारत के संबंध, और चाइना के साथ भारत के संबंध, और इजराइल के, और इसी के साथ साथ आप इसमें पढ़ोगे भारत का परमाणु कार्यक्रम, ठीक है, यानी कि भारत का जो न्यूक्लियर हमारा प्रोग्राम था उसमें कैसे कैसे वो हिस्सा बने, यानी कि कैसे कैसे लॉन्च किया गया, हमारी खुद की स्टोरी क्या थी। हम दूसरी कंट्रियों की तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी खुद की भी स्टोरी क्या थी। इस बार जो है इन्होंने बहुत ही अच्छा कदम उठाया CBSE वालों ने, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, आपका भारत के विदेश संबंध के लिए आपको टोटल 5 क्लास लेनी होंगी। चौथा चैप्टर का नाम है भारत में दल और दलीय व्यवस्था। इसमें आप पढ़ोगे नंबर 1 कांग्रेस प्रणाली, द्विपक्षीय प्रणाली और बहुपक्षीय गठबंधन प्रणाली। इसमें देखिए दोस्तों आप पढ़ोगे द्विपक्षीय प्रणाली, यानी कि कांग्रेस की द्विपक्षीय प्रणाली क्या है। इसमें आप पढ़ोगे फिर बहुदलीय गठबंधन प्रणाली, यानी कि बहुत सारी पार्टियां जो मिलकर छोटी छोटी पार्टियां एक बहुदलीय गठबंधन बनाती हैं, उनका क्या मॉडल रहता है, वो किस आधार पर सरकार बनाती है, वो सारी चीज़ आप इसमें पढ़ोगे, जिसकी आपकी 15 क्लास लगने वाली हैं। आपका देखिए 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक पुनरुत्थान, ठीक है। लोकतांत्रिक पुनरुत्थान में बहुत सारे नए नए टॉपिक डाले गए हैं, जो बहुत ही अच्छा कदम मानता हूं CBSE का। इसमें लोकतांत्रिक पुनरुत्थान में आप पढ़ोगे मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण और उनकी संपूर्ण क्रांति को, ठीक है। जयप्रकाश नारायण का आपने नाम जरूर सुना होगा, ठीक है। इमरजेंसी जब लगी थी हमारे पूरे भारत में, उस दौरान इंदिरा गांधी जी के खिलाफ उतर के आए थे जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। राम मनोहर लोहिया का समाजवादी सिद्धांत आप पढ़ोगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का आपको एकात्मक मानवतावाद का सिद्धांत पढ़ना होगा। ये जो तीनों टॉपिक है, संपूर्ण क्रांति, समाजवाद और आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मक मानवतावाद का सिद्धांत, ये देखिए इतनी अच्छी अच्छी थ्योरियां हैं ना, इन्हें पढ़ के आप जो है BA में जब आप फर्स्ट ईयर में जाओगे तो यही सारी चीज़ आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगी। इसमें आप चैप्टर में पढ़ोगे राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। इसी के साथ साथ आप पढ़ोगे लोकतांत्रिक उत्थान में वयस्कों का, पिछड़ों का, युवाओं की भागीदारी कैसे होनी चाहिए और कैसे हमें डेमोक्रेसी को आगे लाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए, जिसके आपकी टोटल 15 क्लास होंगी। आपका देखिए लास्ट चैप्टर है सेकंड किताब का, यानी कि 6ठा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है भारतीय राजनीति, प्रवृत्तियां और विकास, जिसके अंदर आप पढ़ोगे गठबंधन का युग जब स्टार्ट हुआ तो वो कैसे कैसे हुआ। इसमें आप नंबर 1 जानोगे राष्ट्रीय मोर्चा का गठबंधन सबसे पहले आया था, जैसे कि आपको पता होगा। इसके बाद संयुक्त मोर्चा का, उसके बाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है, जिसे आप UPA बोलते हो, और सेकंड आप NDA बोलते हो। UPA की सरकार, NDA की सरकार आप समाचार में, एजेंसियों में, न्यूज में बहुत सुनते होगे। कभी आपने सोचा UPA का मतलब क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, UPA का मतलब है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, A फॉर अलायंस होता है, ठीक है। गठबंधन को इंग्लिश में अलायंस बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए UPA का मतलब क्या है। UPA का मतलब है जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन बनाएंगी, उस गठबंधन को हम जो है UPA बोल देते हैं। और इस UPA की हिंदी में फुल फॉर्म है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसका जो है 2 बार गठबंधन बना है, तो इनका जो है दोनों बार आपको पढ़ना होगा, फर्स्ट गठबंधन और सेकंड गठबंधन। फिर जी सरकार बनती है गठबंधन की, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसे आप जो है हम यूं कह सकते हैं भाजपा के साथ मिलकर जितनी भी छोटी छोटी जो हैं पार्टियां सरकार बनाती हैं, उसे हम NDA की सरकार कहते हैं। और NDA की जो सरकार बनी यानी गठबंधन के रूप में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ गवर्नमेंट की सारी चीज आप पढ़ोगे इसमें। और हम यूं कहेंगे कि राजनीति के अंदर जो है विकास का मुद्दा कैसे उठता है, विकास कैसे जरूरी बन जाता है, या हम इसे वोट बैंक कह लें या कुछ और कह लें, शासन के मुद्दे कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ आप इस 6ठे चैप्टर में पढ़ोगे, जिसकी आपकी 16 क्लास लगेंगी। सेकंड
किताब को ख़त्म करने के लिए आपको टोटल 75 क्लास लेनी होंगी। 75 में से आप जो है 65 भी ले सकते हो, पर 65 में ख़त्म हो जाना चाहिए, 65 से मतलब कि 80 के बीच, मैक्सिमम 80। तो देखिए आपका 40 नंबर की आपकी फर्स्ट बुक थी और सेकंड किताब भी आपकी 40 नंबर की थी। इस प्रकार से आपके हुए टोटल 80 नंबर, और 80 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम आने वाला है, और 20 नंबर का है आपका देखिए दोस्तों प्रोजेक्ट वर्क। अब आपको प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या करना है तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दूं। प्रोजेक्ट वर्क देखिए दोस्तों आपका 20 नंबर का आने वाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा इस PDF का, ठीक है। आप जाइए उस लिंक पर क्लिक करिए, आपको डाउनलोड का ऑप्शन कहीं देखने के लिए मिलेगा, फिर आप डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं 20 अंकों में से आपको 10 अंकों का वाइवा वॉइस मिलेगा। वाइवा वॉइस में आपको बता दूं जो आपको बाहर से टीचर आपके लिए आएंगे उनको आपको जो है बताना होगा, जो भी आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे मुंह के द्वारा, स्पीच या मतलब कि जो भी आपसे क्वेश्चन पूछें वो आपको चीज़ें बतानी होंगी एक्सप्लेन करके या रोल प्ले करके। वो सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कौन कौन सा वो मॉड्यूल दे सकते हैं आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपके अंक आवंटित किए जाएंगे। 10 नंबर आपके वाइवा वॉइस के होंगे, 10 अंक आपके प्रोजेक्ट फाइल के होंगे। और आप देखिए इसमें यहाँ पर CBSE ने लिखा है, इंग्लिश में लिखा था, ये सारा सिलेबस इंग्लिश में ही था, ये हमने हिंदी में करा है आपकी मेहनत के लिए। यानी कि इससे जो देखिए ये रहेगा कि CBSE जो हिंदी के स्टूडेंटों पे इतना ध्यान नहीं देती है, लेकिन ध्यान जरूर देना चाहिए क्योंकि हिंदी के स्टूडेंट मैं यूँ मानता हूँ ज़्यादा हैं मुकाबले इंग्लिश के। तो देखिए 12वीं कक्षा के लिए जो है 20 अंकों का परियोजना का काम मिलेगा, और उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल परीक्षक जो होते हैं, एग्जामिनर जो हैं, उनके दोनों संयुक्त रूप से यानी कि दोनों मिलकर टीचरों को नंबर देने हैं। जो बाहर से टीचर आएगा और जो स्कूल के अंदर जो टीचर हैं, दोनों मिलकर आपस में एक अच्छा डिसीजन जो होगा बच्चे को फिर नंबर देंगे, ठीक है। परियोजना के अंदर यानी कि परियोजना को प्रोजेक्ट कह सकते हैं, प्रैक्टिकल कह सकते हैं, फाइल कह सकते हो, बात एक ही, जो भी आप अपनी भाषा में समझो। उस टीचर जो है आपको 4 से 5 स्टूडेंटों का ग्रुप बनाने के लिए कह सकता है, पर्सनल भी करने के लिए कह सकता है, एक अच्छा सा आप स्पेशल ग्रुप बना लो वैसे भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको जो है किसी एक विषय पर या किसी भी विषय पर परियोजना बनाने के लिए दी जा सकती है। मैं आपको बता दूं जब आप अपना प्रोजेक्ट करोगे तो आपको टीचर जो है कौन कौन से प्रोजेक्ट में मॉडल देते हैं। रोल प्ले, रोल प्ले का मतलब है जो भी आपका टॉपिक है उसे आपको चला के, जैसा आप एक वीडियो देखते हो ना, इस प्रकार से आपको दिखानी होती है कि रियलिटी में जैसे कोई नाटक देखते हो। स्क्रिप्ट में देखिए दोस्तों आपका यही है कि आपने अपने असाइनमेंट को कॉपी पेन से लिख लिया और जाके अगर तुम्हें क्वेश्चन याद है सुना दिया, वरना कोई दिक्कत नहीं है। इसे कहते हैं स्क्रिप्ट। ये स्किट लिखा है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसमें अगले है प्रस्तुति, यानी कि कैसे आपने प्रेजेंट करा है वो जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद मॉडल, उसके बाद फील्ड सर्वे। फील्ड सर्वे जो है कॉलेज स्टूडेंटों को अक्सर दिया जाता है। फील्ड सर्वे का मतलब यही होता है कि मान लीजिए आपसे ये दे दिया जाए कि भारत की जनता जो है मौलिक अधिकारों के बारे में जानती है या नहीं जानती है, या नहीं जानती। अगर नहीं जानती है तो वो क्यों नहीं जानती है, अगर जानती है तो कितने मौलिक अधिकार जानती है। तो घर घर जाओ, लोग बागों के, इंडिया गेट पे जाओ, मतलब कि जहाँ भीड़ वाले स्थल हैं वहाँ पे जाओ। मॉक ड्रिल मतलब कि फील्ड सर्वे से ही कहते हैं, जा जाकर आपको घूमना होता है और सर्वे करना होता है। मॉक ड्रिल का मतलब यही है कि आपको जो है उसी के जैसा ढलना होता है। हम रोल प्ले के जैसा मॉक ड्रिल को मान सकते हैं। और मॉक इवेंट आपको पता ही होगा कि आप जो है मॉक इवेंट किस प्रकार से कर सकते हो, कि जैसे स्टेज पे खड़े होकर आपसे करा सकते हैं, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी आती है, यानी कि कोई फंक्शन वगैरह आता है तो उस दौरान आपको जो अवार्ड दिया जाएगा उसके आपको नंबर उसमें ऐड करे जाएंगे। देखिए आपको यहाँ पर बताया गया है कि शिक्षकों को प्रोजेक्ट वर्क की तैयारी करने के लिए बच्चों को अच्छा समय देना होगा। एक मतलब कि अच्छी तरह से समय दीजिएगा। मेरी भी बच्चों की तरफ से जो है आशा करता हूं कि आप जो है अच्छी तरह से समय दोगे, जो टीचर्स वीडियो को देख रहे हैं। प्रोजेक्ट कार्य के लिए छात्र के द्वारा उठाया गया जो विषय है, जो भी टॉपिक टीचर ने दिया है, बच्चे ने उठाया है, उसमें जो है टीचर अच्छी तरह से एक बार डिस्कस जरूर कर ले उस प्रोजेक्ट के बारे में। तो देखिए दोस्तों ये था आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस 2020-21 का। देखिए तो इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं 40 नंबर का आपका आएगा फर्स्ट बुक का और 40 नंबर का आएगा सेकंड बुक का, यानी कि इस प्रकार से 80 नंबर का आपका बोर्ड का एग्जाम आएगा और 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क आएगा और 80 + 20 हो गए आपके 100 नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपनी अच्छी मेहनत करिएगा। तो मैंने आपको बता दिया है ये आपका जो बचा हुआ जो सिलेबस था वो आखिरकार अब आपको इस दौरान क्या पढ़ना है। जो 30% सिलेबस जो आपका डिलीट हो गया है, रफ्तार और विस्तार के साथ मैंने आपको बता दिया है। मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। अपने व्हाट्सअप ग्रुप में आपकी जो मतलब कि फ्रेंड सर्किल है आपका व्हाट्सअप पे, सोशल मीडिया हैंडलों पे, उन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब इतिहास में मैं नहीं मानता कि इतने एक्सप्लेनेशन के साथ जो है घटे हुए सिलेबस को किसी ने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है। बता भी रखा होगा तो आपको वो भी हमारी वीडियो देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। जो आपको ये जो कलर दिख रहा है जो डिस्प्ले पे, यानी कि जो हम यूँ कह सकते हैं जो फोटो दिख रहा है वो फोटो आपको यूट्यूब पे लगी हुई दिखेगी, वो जो है हमारी वीडियो ही है,
ठीक है। तो 30% सिलेबस का डिलीट होने की खुशी में जो है मैं भी खुश हूँ, क्योंकि आपका सिलेबस कम कर दिया है, आप अपने अच्छी तरह से मार्क्स ला सकते हो इस कम सिलेबस के आधार पे। तो तब तक के लिए दीजिए आशीष गौतम को इजाजत। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। इस वीडियो के अंदर जो है मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक तो शरणार्थी का अर्थ क्या होता है, दूसरा पूछा है नीति की फुल फॉर्म बताइए। दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देने। यदि आपका कुछ डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तब तक के लिए दीजिए आशीष गौतम को इजाजत। जय हिंद, जय भारत।